नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी चाय बागान में पत्तियां तोड़ते हुए असम के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि असम अब सिर्फ चाय ही नहीं, चिप भी बनाएगा। टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब असम की चिप से चलेंगे। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है और साथ ही साथ बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगना तय है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर की बगावत की ऐसी पत्तियां टूट रही हैं कि पूरी पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। माहौल ऐसा है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता बेचारे सिर पकड़कर बैठे हैं कि ये मेरी ही पार्टी है या पड़ोस वाली पार्टी है। और हो भी क्यों ना, पार्टी के 126 में से लगभग 37 उम्मीदवार तो वो हैं जो कल तक कांग्रेस की थाली में खाते थे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले हैं। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के पुराने शेर अब या तो निर्दलीय मैदान में दहाड़ रहे हैं या फिर घर वापसी करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये बाहरी बनाम पुराने का जो रायता फैला हुआ है वो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। और सबसे बड़ी बात तो आप यहाँ पर ये भी देखिए कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में अगर आ भी रहे हैं तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग उन्हें अपना नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बार असम चुनावों के अंदर ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि एनडीए की नींद उड़ गई है। कांग्रेस ने अखिल गोगोई की रायजोड़ दल से हाथ मिलाया है, जिस कारण मुकाबला वन साइडेड होने के बजाय कांटे की टक्कर बन गया है। वहीं एआईयूडीएफ से निलंबित मनकचर के विधायक अमीनुल इस्लाम ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने गौरव गोगोई को पाकिस्तानी बोलकर फंसाने की पूरी कोशिश की। लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इस चीज को लेकर बयान देते हुए नजर आए, लेकिन गौरव गोगोई ने भी गजब का दिमाग लगाया कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक फुस हो गया। अहोम समुदाय वाली 50 सीटें इस बार किंग मेकर साबित होंगी असम में, और वहां पासा पलटता हुआ दिख रहा है। असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल भले ही कह रहे हो कि इस बार उनकी पार्टी जो है वो असम के चुनावों के अंदर भयंकर बदलाव कर सकती है, लेकिन विपक्ष की एकता ने एनडीए के पसीने भी छुड़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि क्या पीएम मोदी का चाय और चिप वाला मैजिक जनता को लुभा पाएगा असम के चुनावों में, या फिर ये विपक्षी एकता वाला जो नया प्रयोग है वो असम में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। वहीं इसी दौरान फिर एक बार बीजेपी पार्टी का फेवरेट मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी असम चुनावों के अंदर उठाते हुए नजर आए। पहले अमित शाह और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार वही घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस ने यहाँ के किसानों, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया है और आज सरकार इन कब्जों को हटा रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार घुसपैठियों के कब्जे वाली जमीन को नहीं रहने देगी। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैनिफेस्टो के अंदर भी इस बार बीजेपी के घुसपैठिए वाला मुद्दा फिर एक बार जो है वो नजर आ रहा है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी घुसपैठी वाले बयान को लेकर और साथ ही में विपक्षी पार्टियों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा।
अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी जी की गारंटी कितना असम के अंदर कमाल दिखाती है, नहीं दिखाती है, ये तो असम चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि देश के 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी, यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं इन सब में से बंगाल की सियासत का पारा भी इस बार काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। मंगलवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ, उसने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल के अंदर लड़ाई सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं है। टीएमसी समर्थित बूथ लेवल अधिकारी का एक ग्रुप वहां वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि पत्थर चलने लगे, वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिस को बीच बचाव के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी के लोगों के बीच में आर पार की लड़ाई होने लगी। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ही पल में वो पूरा का पूरा नजारा मैदाने जंग में बदल गया। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि इस वक्त ममता बनर्जी बंगाल चुनाव से पहले जो है काफी ज्यादा चुनाव आयोग से नाराज नजर आ रही हैं, काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रही। क्यों? क्योंकि उनका सीधा कहना है कि बीजेपी बाहर के राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को चुपचाप बंगाल की वोटर लिस्ट में घुसाने की कोशिश कर रही है। ममता दीदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये दावा किया कि बीजेपी के एजेंटों को चुनाव आयोग के दफ्तर में हजारों फर्जी फॉर्म 6 जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और टीएमसी का कहना है कि ये दिन दहाड़े वोटर हाईजैकिंग की कोशिश है और रूल के मुताबिक ये फॉर्म या तो ऑनलाइन भरे जाने चाहिए या बीएलओ को दिए जाने चाहिए। तो फिर हजारों की संख्या में ये फॉर्म सीधे चुनाव अधिकारी के दफ्तर तक कैसे पहुंच गए, ये बात ममता बनर्जी उठा रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने तो वो वीडियो तक जारी कर दी और चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन यानी गायब कमीशन तक कह दिया। और उनका कहना है कि आयोग आंखें मूंद कर बैठा है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए 2021 के बाद से बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। दल बदल की वजह से बीजेपी के 77 में से अब सिर्फ 65 विधायक ही बचे हैं, जबकि टीएमसी की ताकत बढ़कर 223 तक पहुंच गई। और इस बार कांग्रेस और वाम मोर्चा भी अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि उत्तर बंगाल में अब सीधा मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है। टीएमसी इस बार 291 सीटों पर ताल ठोक रही है और ममता बनर्जी ने अपना अभियान भी उत्तर बंगाल से शुरू कर दिया है। यहाँ चाय बागान मजदूरों के वोट और कोच राजवंशी समुदायों का समर्थन हार जीत तय करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने 8 चरणों के बजाय सिर्फ 2 दिनों में मतदान कराने का फैसला किया है, जिसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। लेकिन कई एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी की मजबूती वाली सीटें हैं और दूसरे चरण में टीएमसी का गढ़ है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता दीदी जो है वो अपनी जमीन फिर एक बार बंगाल में वापस ला पाएंगे या फिर बीजेपी पार्टी इस बार बंगाल चुनावों के अंदर कुछ अलग करके दिखाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस वक्त केरल पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गांधी परिवार का केरल से एक रिश्ता जो है वो काफी अच्छा है और प्रियंका गांधी भी अभी वायनाड से सांसद हैं और पहले राहुल गांधी भी उसी सीट से जीतकर दिल्ली गए थे। यानी केरल की मिट्टी से गांधी परिवार का सीधा रिश्ता है और इसलिए राहुल गांधी खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। केसी वेणुगोपाल से लेकर सचिन पायलट तक सब केरल के अंदर नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने अपनी रैली के अंदर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया केरल के अंदर कि केरल में सीपीआईएम यानी वाम मोर्चा और भाजपा का आपस में गठजोड़ है और उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि केरल में वामपंथी दल उसे राष्ट्रीय लेवल पर टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए बीजेपी अंदर ही अंदर उन्हें बचा रही है। राहुल ने सबरीमला मंदिर के सोने की धांधली का भी मुद्दा उठाया और तंज कसा कि मोदी जी जब केरल आते हैं तो धर्म और मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन सबरीमला में जो सोना चोरी हुआ उस पर चुप क्यों है। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर मंदिर की बात से वोट मिलते तो मोदी जी बोलते हैं, वरना वो चुप रहते हैं ताकि एलडीएफ को कोई नुकसान ना हो।
राहुल ने एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुझ पर तो 36 केस कर दिए गए और घंटों पूछताछ हुई, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे साफ है कि बीजेपी को वामपंथियों से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोट्याम और रबर की खेती करने वाले किसानों की परेशानी भी उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रबर के दाम 250 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। राहुल ने साफ कहा कि केरल में लड़ाई दो तरफा है, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ वो एलडीएफ और भाजपा का छिपा हुआ गठबंधन है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है देश के अंदर कई राज्यों के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। असम के अंदर जो कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बताया। असम में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। वहीं दूसरी ओर अब नरेंद्र मोदी वहां पर बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बंगाल के अंदर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो सातवें आसमान पर हैं। और वहीं केरल के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, वहां से बयान दे रहे हैं। तो अब देखा जाएगा कि इन राज्यों के अंदर किसकी जीत और किसकी हार होती है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।